इन सभी को मैं महावीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भाग 2। इससे पहले अपन ने लगभग 25 ऐतिहासिक स्थल देख लिए हैं और इस दोनों वीडियो में मिला के अपन कुल 50 ऐतिहासिक स्थल देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप लोग जो ये लोगो दिख रहा है आपका टेलीग्राम का, तैयारी तक नाम सर्च करना और ये जो लोगो आए उस पे आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको ये PDF भी मिल जाए। और अगर भविष्य में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा, जिससे आप देख सकते हो। और जो भी भाई मेरा वीडियो रेगुलर देखना चाहता है उसको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जिसने कर रखा है वो अपने बेल आइकन ज़रूर ऑन कर ली, जब भी वीडियो अपलोड हो वो जहाँ जाके देख ले। लेकिन इतना ज़रूर वादा करना चाहता हूँ आपसे कि पेपर तक एक बार जैसे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं से भी करो, ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको अपना शेड्यूल नहीं तोड़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे वीडियो देखो, आपको शेड्यूल नहीं तोड़ना है। उसी शेड्यूल से जिसने आप पढ़ रहे थे उसी से पढ़ना है। बस मैंने पहले यही बोला था 2 महीने पहले कि मेरे को 30 मिनट देना है बस, वो भी एवरेज प्रैक्टिस पेपर जो आपके प्रीवियस पेपर आ रहे हैं उनके अलावा। तो कभी मेरा वीडियो आता है, कभी नहीं आता है, कभी 30 मिनट का आता है तो कभी 10 मिनट का ही आता है। तो ऐसे करके एवरेज एक दिन में मेरे को 30 मिनट दोगे आप लोग। उसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में आप अपन डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जितना मेरा अनुभव है, काफ़ी टाइम से मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा पढ़ाया तो मैंने दिल्ली पुलिस के ही बैच पढ़ा है, इसलिए थोड़ा अनुभव है। और इसीलिए मैं इसी विश्वास के साथ आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें, एग्ज़ाम तक ज़रूर जुड़ें तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो पहला पॉइंट अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा इंडियन पॉलिटी का, वो भी 1 लाइन फॉर्म में, जिससे आपके काम की चीज़ें हो, कोई भी फालतू चीज़ें नहीं हो और अपन ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। मेरा यही उद्देश्य होता है कि मैं बस आऊँ, जो काम की चीज़ें मैंने बताई मैंने चल दी है। आपका काम है आप देखो। कभी जो इससे पहले वाला पार्ट है वो देखा था मैंने, उस पर लगभग बहुत से कम स्टूडेंट है जिन्होंने उस वीडियो को पूरा देखा होगा। हालांकि वो वीडियो, उस वीडियो को अगर ऐसे पढ़ाया जाए ना तो उसी वीडियो में से 4 वीडियो बनाए जा सकते हैं। 30 मिनट से भी कम से कम 200 मिनट कवर की जा सकती है आराम से टाइम पास करके। लेकिन मेरा उद्देश्य है नहीं है, चाहे तो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप मेरे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो। मेरा कभी भी उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं आप बच्चों का टाइम ख़राब करूँ। तो मेरा यही है, विश्वास करना एक बार और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। मुझे पूरा विश्वास आपको पसंद आएगा। अगर आपका मन है पढ़ने में, पढ़ने वालों को ही मैं पसंद आता हूँ, पढ़ने वालों को ही मेरा कंटेंट पसंद आता, बाकी नहीं आता किसी को। तो शुरू करते हैं अपन। पहला 27 पॉइंट अपना वर्धा। वर्धा है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है और इसी स्थान पर महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। और पूछा जाता है कि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कौन सी जगह की थी? तो वर्धा महाराष्ट्र में। और अपना अधिकांश समय भी यही व्यतीत किया। एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी? तो वर्धा महाराष्ट्र में की थी। चलो अगला है रामेश्वरम। रामेश्वरम है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में है। रामेश्वर तमिलनाडु में है और ये स्थान हिंदू धर्म का प्रसिद्ध स्थल है, जहाँ पर लंका विजय से पूर्व श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। अब है महाबलीपुरम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। महाबलीपुरम है कहाँ? ये तो ये तमिलनाडु में। और यह स्थान रथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया। वेरी मोस्ट है और ये पूछा भी गया, अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन कि रथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जिनका निर्माण नरसिंह वर्मन ने किया। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि रथ मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो महाबलीपुरम के। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसका निर्माण किसने किया? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया। फिर है तंजौर। ये भी पूछा जाता है। तंजौर ये है कहाँ? तो ये तमिलनाडु में। चोल शासकों की राजधानी जहाँ वरदेश्वर मंदिर है, बिल्कुल ये भी पूछा गया, काफ़ी बार पूछा गया कि वरदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में है। तंजौर तमिलनाडु में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। और ये भी यूनेस्को की, ये इसको विश्व धरोहर घोषित किया है, यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। तो ये ध्यान रखना। वृद्धेश्वर मंदिर है कहाँ? तंजौर में है। तंजौर खुद तमिलनाडु में है और इसका निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। ये चोल शासकों की राजधानी भी रही और चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा ये निर्माण करवाया गया इसका। फिर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी
इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कुमार अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कुमार अंतरीप। अब आपसे पूछे कि कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है, तो कुमार अंतरीप के नाम से जाना जाता है। जहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों का संगम है। अब आपसे पूछे कि अरब सागर वह स्थान जहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर तीनों का संगम है, तो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। उसे कुमार अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है, मतलब ये अपना भारत है। तो ये जो है ये अंतिम छोर यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो ये अंतरिप दक्षिणतम छोर भी है भारत का। तो आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर किस नाम से है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु या कुमार अंतरीप। यहाँ पर विवेकानंद का स्मारक बना हुआ है, जिसे विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है तिरुपति। और तिरुपति है कहाँ? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। और यह स्थान वेंकटेश्वर बालाजी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और भारत का प्रसिद्ध संस्कृत प्रशिक्षण विश्वविद्यालय यहीं पर है। तो ये भी देख लेना एक बार। बाकी अब ये कोणार्क उड़ीसा है, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यह स्थान नरसिंह वर्मन के द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर तथा ब्लैक पैगोडा के मंदिरों के लिए जाना जाता है। अब ब्लैक पैगोडा के नाम से पूछे तो कोणार्क उड़ीसा है। सूर्य मंदिर है, ये भी कोणार्क में है और ये उड़ीसा में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था सूर्य मंदिर का? तो ये नरसिंह वर्मन के द्वारा निर्मित है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है धौलावीरा। इसका उत्खनन किसे किया? ये भी पूछा जाता है बहुत ही। और भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर, ये भी पूछा जाता है। 10 बड़े अक्षरों से क्या अभिलेख पट मिले। अब आपसे पूछे धौलावीरा, इसका उत्खनन किसने किया? जेपी जोशी ने किया। कब किया? 1967 में इसका उत्खनन किया था। और किया किसने? जेपी जोशी ने किया था। और ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह है धौलावीरा है। फिर है सुरकोटड़ा। इसका उत्खनन किसने किया? तो वही जगपति जोशी यानी जेपी जोशी ने किया, 1964 में किया। यानी सुरकोटड़ा जो सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कई भाग है सुरकोटड़ा। और इस स्थल की खोज किसने की थी? तो 1964 में जगपति जोशी ने यानी जेपी जोशी ने की, उत्खनन करवाया। फिर है सिंधु सभ्यता के पतन एवं घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले। तो अब आपसे ये भी पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा है एसएससी में, तो कि घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए थे और घोड़े की हड्डियों के या घोड़े के अस्थिपंजर भी सुरकोटड़ा से ही प्राप्त हुए थे, ये ध्यान रखना। फिर है रंगपुर। यह अहमदाबाद के निकट स्थित है, यानी कि ये रंगपुर है, ये भी सौराष्ट्र गुजरात में है, अहमदाबाद के निकट है। इसका उत्खनन कार्य किसने किया? तो 1953 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा करवाया गया और धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए। अब आपसे पूछे कि किस स्थान से धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए, यानी सिंधुकालीन धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए थे, वो रंगपुर में हुए, ये गुजरात में है। और 1953 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। फिर है लोथल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। लोथल है कहाँ? तो अहमदाबाद गुजरात में। ये जितनी भी पढ़ी है अपन ने चार, सारी गुजरात में। और ये है कौन सी नदी के तट पर? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ का उत्खनन कार्य 1956-57 में SR राव के नेतृत्व में करवाया गया। अब आपसे पूछे कि ये लोथल सभ्यता स्थल ये किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी पर। ये ध्यान रखना। उत्खनन पूछा जाता है तो SR राव ने कब किया? 56-57 में। यहाँ पर सिंधुकालीन एकमात्र बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि सिंधुकालीन एकमात्र बंदरगाह के अवशेष कहाँ मिले? तो ये लोथल गुजरात में मिले, जो समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पर चावल की खेती के अवशेष, माप स्केल, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग, सूती वस्त्र, फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। ये सारे भी ध्यान रखने के अवशेष, चावल की खेती के अवशेष कहाँ मिले? तो लोथल गुजरात में मिले। फिर है बनवाली कहाँ है? ये हरियाणा में है। उसका उत्खनन कार्य किसने किया? तो 1937 में SR बिष्ट के द्वारा करवाया गया। SR बिष्ट के द्वारा करवाया गया। और उत्खनन के दौरान पूर्व हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले यहाँ पे, और भट्टी से निर्मित ईंटों के आवास मिले, ये भी ध्यान रखना है।
हालांकि ज़्यादा तो ये पूछा जाता है इसका उत्खनन कार्य कब और किसने किया और है कहाँ पे, तो ये हरियाणा में है। फिर है बारदोली। बारदोली गुजरात में है। सरदार पटेल के नेतृत्व में यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह हुआ था, 1928 में हुआ था ये बारदोली सत्याग्रह। और किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये सरदार पटेल के नेतृत्व में है कहाँ, गुजरात में। और यहीं पर एक यहीं पर सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अब आपसे पूछे कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई, तो 1928 में दी गई। किस सत्याग्रह के दौरान, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। और ये इस नाम था दूसरा इसका कर्ण 2 आंदोलन। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है अहमदाबाद साबरमती तट। अहमदाबाद ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। और फिर कानपुर को क्या कहा जाता है, तो कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। यानी आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन मिल गए आपको। आपसे पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वह अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कानपुर को। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर पूछे तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को। और कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला पॉइंट है अपना इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है क्या, तो ये अंडमान निकोबार में। इससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यानी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। तो यानी इंदिरा पॉइंट का पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट और अब कर दिया गया इसे इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो वृद्ध निकोबार में स्थित है। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमि का दक्षिण तो वह है कन्याकुमारी, जिसे केप कैमरिन के नाम से भी कुमार अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। फिर है अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, तो ये पंजाब में। और अकबर ने चतुर्थ सिख गुरु रामदास को जो 500 बीघा भूमि दान में दी थी, वहाँ उन्होंने अमृतसर नगर बसाया। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि अमृतसर नगर किसने बसाया, तो गुरु रामदास ने बसाया। और कितने सिख गुरु हैं, 10 हुए। कौन कौन है, नानक, अंगद, अमर और राम। यानी पहले गुरु नानक, दूसरे अंगद, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, 5वें अर्जुन देव। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ऐसे करके आपको 10 याद भी रख लेने और याद हो जाएंगे। फिर है अर्जुन देव द्वारा निर्मित स्वर्ण देव मंदिर के लिए, स्वर्ण मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब इस क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे एक लाइन में। अकबर ने किस सिख गुरु को भूमि दान दी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु रामदास को दी थी। कितने दी थी, 500 बीघा। अमृतसर नगर किसने बसाया, गुरु रामदास ने। कौन से गुरु थे, चौथे गुरु ने। अब आपसे पूछे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया। तो ये ध्यान रखना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है अमृतसर और किस लिए प्रसिद्ध है, तो 13 अप्रैल 1919 को यहीं पर जनरल डायर ने अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पे हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ये डेट है 13 अप्रैल 1919 को। फिर है श्रीनगर। ये श्रीनगर मौर्य शासक अशोक द्वारा झेलम नदी के तट पर बसाया गया था। अब आपसे पूछे श्रीनगर किसने बसाया, तो मौर्य शासक अशोक द्वारा झेलम नदी के तट पर यह बसाया गया था, जो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यहाँ की हजरत बल दरगाह में हजरत मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ पर जहांगीर द्वारा निर्मित शालीमार बाग व निशात बाग है। इसमें आपके काम की चीज़ें 2 ही है। एक तो ये ध्यान रखना शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ है, तो श्रीनगर में। इसका निर्माण किसने करवाया, जहांगीर ने करवाया। ठीक है। दूसरा है कि श्रीनगर किसने बसाया, तो मौर्य शासक अशोक ने। और तीसरा क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, तो श्रीनगर थी। बस ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। और ये बाढ़ थोड़ा मैंने पता नहीं कैसे टाइप कर दिया, बाकी इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर अगला क्या है इंपॉर्टेंस इसमें, तो वुलर झील, डल झील, डच्चीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य, अमरनाथ गुफा व वैष्णो देव मंदिर इसके निकट ही स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना। वुलर और डल, डच्चीग्राम यानी दाचीग्राम भी बोला जाता है इसे, दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। और ये अमरनाथ गुफा और वैष्णो देव मंदिर, ये सब इनके निकट है। तो ये ध्यान रखना।
फिर है दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की है और सबसे ज़्यादा बार उजाड़ी गई और बसाई गई नगरी है ये। तो इसका ये भी ध्यान रखना, इसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। दोनों चीज़ ध्यान रखना है। अब आपसे पूछे सर्वाधिक बार बसाई और उजाड़ी गई नगरी कौन सी है? दिल्ली है। प्राचीन नाम क्या था इसका? इंद्रप्रस्थ था। और ये तोमर वंशी शासक अनंगपाल तोमर के द्वारा बसाई गई थी। अब ये भी पूछा जा सकता है, इल्तुतमिश लाहौर के स्थान पर इसे अपनी राजधानी बनाया। अब आपसे पूछे, देखो मैंने छोटा सा बता देता हूँ, बाकी तो अपन है ना जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। देखो सल्तनत काल में कुल 5 वंश हुए और ये एक पूछा भी है दिल्ली पुलिस में, जिसने प्रीवियस पेपर देखा है उसको पता भी है। ऐसे भी पूछा है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया? 5 हुए। कौन से? तो मेरी ट्रिक है GKTSL यानी पहला है गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी। तो पहला वंश कौन सा हो गया? गुलाम। और दूसरा लास्ट कौन सा हो गया? लोधी। जैसे और दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है 1206 से लेकर 1526, उसके बाद में मुगल काल आ जाता है। तो पहला है खिलजी, गुलामों ने शासन किया था 1206 से 1290, खिलजी ने 1290 से 1320, तुगलक ने 1320 से 1414 और सैयद ने 1414 से 1451 और लोधियों ने कैसा 1451 से लेकर 1526 तक, ऐसे करके। तो सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे और इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे ये पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यही था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी तो आपसे पूछे तो ये हो जाती है लाहौर। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर। अब क्या किया इसने? अब इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर क्या कर दिया? दिल्ली बना दी राजधानी। और आपसे ये भी पूछे कि दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो वह दिल्ली थी। ठीक है, ऐसे करके ध्यान रखना। और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय 1912 में राजधानी दिल्ली को बनाया। कहाँ से? कलकत्ता से। तो पहली राजधानी क्या थी? कलकत्ता में। जैसे तभी तो ना अपने उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, क्योंकि राजधानी वो थी। तो इसे कलकत्ता से हटाकर 1912 में बनाया गया दिल्ली को। तो ये भी ध्यान रखना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय ये भी पूछा जाता किस गवर्नर के समय दिल्ली की अपने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय की गई 1912 में। तो ये ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर है भाई यहाँ पे और क्या क्या है? यहाँ तो दिल्ली में निम्न दर्शनीय स्थल है बिल्कुल। तो मेहरौली लौह स्तंभ है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया। तो आपसे पूछे कि मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है। किसके द्वारा निर्मित है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। फिर आपसे पूछे निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? भाई ये भी दिल्ली में। सल्तनत कालीन प्रथम इमारत कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। 2.5 दिन का झोंपड़ा भी इसी ने बनवाया था। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो ये बनवाई थी। फिर है सुल्तानगढ़ी या नसीरुद्दीन का मकबरा। ये इल्तुतमिश का पुत्र था और इसका मकबरा भी कहाँ है? ये दिल्ली में। आपसे पूछे नसीरुद्दीन का मकबरा कहाँ है? और सुल्तानगढ़ी ये भी दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश द्वारा निर्मित कुतुब मीनार। अब देखो कुतुब मीनार का निर्माण तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा किसे किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था, गुलाम भी था, और तभी इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और ये जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। मतलब गुलाम हुआ कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश। और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ये तो है इल्तुतमिश। तो ये ध्यान रखना। अब शाहजहाँ द्वारा निर्मित लाल किला व जामा मस्जिद। अब आपसे पूछे दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। और दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहाँ ने बनाई थी। ये ध्यान रखना, शैलजा के हिसाब से ध्यान रखना। शाहजहाँ, लाल किला और जामा मस्जिद। औरंगजेब द्वारा निर्मित मोती मस्जिद। अब आपसे पूछे कि मोती मस्जिद का है? दिल्ली में। किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। तो ये भी ध्यान रखना। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए लोगों की स्मृति में इंडिया गेट बनवाया। और ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछा गया शायद कौन सा एग्जाम, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए लोगों की स्मृति में निर्मित इंडिया गेट
नहीं, इंडिया गेट का निर्माण, यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए लोगों की स्मृति में किसका निर्माण किया गया, तो इंडिया गेट का। इस तरीके से जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित जंतर मंतर भी है यहाँ पे, यानी वेधशाला है। तो ऐसे करके ये ध्यान रखना। तो एक दिल्ली में आपके कितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। अब है शांति निकेतन। भाई शांति निकेतन कहाँ है, तो इस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पश्चिम बंगाल में है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई थी शांति निकेतन और पश्चिम बंगाल में। अगला पढ़ेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय स्थान, ये भी काम के, छोड़ना नहीं है। चनुदड़ो, अब ये भी पूछा जाता है, ये भी सभ्यता का है कि सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो गुड़िया निर्माण कारखाना या गुड़िया संग्रहालय कहाँ से मिला, चनुदड़ो से। 1931 में मजूमदार व अर्नेस्ट मैके ने उत्खनन कार्य करवाया, जहाँ से वर्गाकार ईंटें एवं दुर्ग के अवशेष मिले। ये भी पूछा जाता है, दुर्ग के अवशेष नहीं है, सुनो, दुर्ग के अवशेष नहीं है, तो कहाँ नहीं मिले, चनुदड़ो में नहीं मिले। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुड़िया निर्माण कारखाना प्राप्त हुआ। तो ऐसे करके ध्यान रखना। ननकाना साहिब कहाँ है, पाकिस्तान में। ननकाना साहिब पाकिस्तान में। इस स्थान पर सिख धर्म के संस्थापक व प्रवर्तक गुरु नानक का 1469 ईस्वी में जन्म हुआ। अब आपसे पूछे कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, पाकिस्तान में हुआ था। कौन सी जगह, ननकाना साहिब में, जिसे पहले तलवंडी के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, अब देखो गुरु नानक का जन्म कब हुआ, प्रथम गुरु कौन थे, ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, ननकाना साहिब में, और इसका पहले नाम था तलवंडी। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कपिलवस्तु है कहाँ, तो कपिलवस्तु नेपाल में है भाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व साक्य गणराज्य की राजधानी थी ये कपिलवस्तु, और जिसके निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्वी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है, कपिलवस्तु नेपाल में। अगर लुम्बिनी ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करोगे आप, कपिलवस्तु करोगे। तो इसे ध्यान रखना। कब हुआ था, तो ये भी आपको पता चल गया है, 563 ईसा पूर्वी में। फिर है अंकोर वाट। अंगकोर वाट भी बोला जाता है, ऐसे अंकोर वाट भी बोला जाता है। ये कंबोडिया में है। इस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और ये पूछा भी जाता है। और जिसका निर्माण किसने करवाया, तो ये भी पूछा जाता है। और ये किसको समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है। तो ध्यान रखना इसको। अंकोर वाट ये कंबोडिया में है, और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है यहाँ पे। और इस सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन ने। सूर्यवर्मन नामक शासक द्वारा ये करवाया गया इसका निर्माण, और ये विष्णु को समर्पित है। तो इस तरीके से आपको ये 3 क्वेश्चन इसमें फिर मिल गए। फिर है हड़प्पा, पाकिस्तान। अगर जिसने हड़प्पा नहीं पढ़ा तो मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये है कौन सी नदी में, तो ये रावी नदी के तट पर है, और मोंटेगोमरी जिले में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता के प्रथम अवशेष यहीं पे प्राप्त हुए थे, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब यानी आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल, तो वह है यही है। सबसे यानी पहले अवशेष यहीं प्राप्त हुए। किसने किया था उत्खनन, सर जॉन मार्शल ने किया था। कब किया, 1920-21 में, और दयाराम साहनी की देखरेख में इसका उत्खनन करवाया गया। खोज किसने करी, यानी इस सभ्यता को श्रेता जॉन मार्शल ने कहा, उत्खनन कार्य दयाराम साहनी की देखरेख में हुआ था, और वो हुआ था 1920-21 में। फिर है सुनियोजित नगर निर्माण, यहाँ की प्रमुख विशेषताएं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुद्राएं, श्रमिक आवास, सबसे बड़ा नगर, ग्रिड योजना के आधार पर नगर निर्माण, तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ऐसे करके आपको ये सब ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आप जैसे रिवाइज करोगे आपको ये PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है, यानी मोहनजोदड़ो हैगा, तो ये पाकिस्तान में कौन सी नदी में है, के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। सिंधी भाषा में इसे मर्तकों का टीला कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो को का दूसरा नाम क्या है, तो ये मर्तकों का टीला। अब आपसे पूछे कि किस सभ्यता स्थल को मर्तकों का टीला कहा जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उत्खनन कार्य किसने किया, 1922 में राखलदास बनर्जी की देखरेख में करवाया गया, और इसमें वृद्ध स्नानागार, यानी सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। अनागार एवं नर्तकी की मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछे जाते हैं। सिंधुकालीन दूसरा बड़ा नगर है, जहाँ से सबसे बड़े राजमहल, सबसे बड़ी सड़क, पीतल की नर्तकी की मूर्ति, पक्की ईंटों का फर्श, सूती वस्त्र के साक्ष्य, 3 मुखी योगी प्रतिमा, सर्वाधिक मोहरे, धातु निर्मित सर्वाधिक मूर्तियाँ, कुबड़दार बेल के अवशेष मिले। ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को ढंग से पढ़ लेना एक बार। ये पूछे जाते हैं कि सूती वस्त्र का सबसे
साक्ष्य कहाँ मिला, कौन सी सभ्यता से मिला या नहीं मिला, कुबरदार बेर के अवशेष कहाँ मिले, ऐसे करके आपसे पूछे जा सकते हैं। नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली, वृद्ध स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर है मेहरगढ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक सबसे ज़्यादा है कृषि, सबसे प्राचीनतम कृषि क्षेत्र के अवशेष कहाँ मिले, तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले। और ध्यान रखना इस स्थान में विश्व के सबसे प्राचीनतम कृषि क्षेत्र के अवशेष प्राप्त हुए। भारत में इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा में भी सबसे, यानी 2 जगह से इसमें है। तो एक तो ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों ध्यान रखना, कोल्डी हवा में भी प्राचीनतम कृषि क्षेत्र के अवशेष मिले और मेहरगढ़ में भी कृषि क्षेत्र के अवशेष मिले। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। फिर है कोट दीजी। कोट दीजी है कहाँ, तो ये पाकिस्तान में। उत्खनन किसने करवाया, 1955 में फजल अहमद द्वारा करवाया गया। जहाँ से मर्द बांडों पर मत्स्य शैली का चित्रण प्राप्त है। अब आपसे पूछे कि वह स्थान जहाँ से मर्द बांडों पर मत्स्य शैली का चित्रण प्राप्त है, तो वह कोट दीजी पाकिस्तान में है और टेराकोटा की प्रथम मोहर यहीं से प्राप्त हुई है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेराकोटा की प्रथम मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये कोट दीजी पाकिस्तान से प्राप्त हुई है। फिर है तक्षशिला। अब अंतिम है तक्षशिला, ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में 6वीं शताब्दी में गंधार महाजनपद की राजधानी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब आपसे पूछे गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। और जहाँ पर भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, अब आपसे पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वह था तक्षशिला। तो ये से करके आपको ध्यान रखने और अपने 55 पॉइंट देख लिए। अब जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा इंडियन पॉलिटी से संबंधित, एक वीडियो वो भी चलता रहेगा और हिस्ट्री का भी आपको मिलता रहेगा। साथ में मैं करंट अफेयर और अपनी जो प्रैक्टिस सीरीज थी पीछे 6-7 हो गई है, उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा और आपको बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।